एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जो कि है कृषि। कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ होती है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, जहां पर हर प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि अधिकतम जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, हम उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं देखते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो हमारी कृषि वगैरह होती है या भूमि से कुछ भी हमें प्राप्त होता है तो वो प्राथमिक प्रक्रिया होती है। द्वितीय क्रिया जो होती है वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, जैसे माइनिंग वगैरह। तृतीय जो प्रक्रिया होती है उसमें सर्विस आती है, यानी कि एक किसी को सेवा देना। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे कि चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी ये निर्यात करती है। कृषि के प्रकार कितने हैं? तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, जो प्राचीन टाइम से ही चली आ रही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं, यानी कि जीवन निर्वाह अपने गुजारे के लिए और यहाँ तक कि पैसा कमाने के लिए भी खेती की जाती है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, अलग अलग प्रकार अपनाए जाते हैं देश भर में। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कौन सी है? तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, यानी कि जो केवल अपना भोजन के लिए, अपने पेट भरने के लिए कृषि की जाती है। ऐसी कृषि भी अभी भी हमें भारत में देखने को मिलती है, जो कभी प्राचीन टाइप में भारत में हुआ करती थी। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। अपने ही परिवार श्रम से और अपने ही हाथों से जो है उसकी खुदाई वगैरह करके उस कृषि को किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। हम ज्यादातर इसको जो देखते हैं वो जैविक, एक तरह से हम कहें तो प्रकृति पर निर्भर कृषि होती है, जो केवल अपने यूज के लिए की जाती है, अपना उपभोग करने के लिए। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि उस जमीन के टुकड़े को छोड़ करके जहां पर अब तक वो कृषि कर रहे थे, अब दूसरी जमीन को जो है वो तलाश करने के लिए वहां से चले जाएंगे और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। जब उसे छोड़ करके जाते हैं तो वो काफी टाइम तक, 3-4 साल तक जो है बंजर भूमि की तरह रहती है, यानी कि उस पर कृषि वगैरह नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता, जिससे उसकी जो उर्वरता है वो फिर से आ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो इस तरह से कृषि की जाती है, कुछ टाइम तक एक टुकड़े पर जो जमीन का भाग है उस पर कृषि की, फिर इसे छोड़ करके दूसरे भाग पर चले गए, उस पर कृषि की, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। इन राज्यों में इसको झूम नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो भारत में ही अलग अलग नामों से एक प्रकार की कृषि को ही जाना जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनोको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। न केवल भारत में ही अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, बल्कि विश्व के स्तर पर इस झूम को, कर्तन दहन प्रणाली को जो है अलग अलग नामों से देखा जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्दे या वाल्टरे, हिमालय के क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से इसको
जाना जाता है। यानी कि एक ही कृषि को इतने नामों से न केवल विश्व के स्तर पर बल्कि भारत में भी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है एक लड़की की। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करके देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। बांस द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। जो असम वाला क्षेत्र है वहां पर बांसों के द्वारा ही ज्यादातर चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि को तलाशने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो उर्वरता है भूमि की लगातार कृषि से खत्म हो जाती है। तो उसको उर्वरक बनाने के लिए फिर से उस जगह को छोड़कर के दूसरी भूमि पर जाना पड़ता है। गहन जीविका कृषि कौन सी है? तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जहां हमें सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं जो किसान हैं वो अधिकतर जो है कृषि पर ही निर्भर होते हैं, यानी कि उनके पास आय के और संसाधन नहीं होते हैं, केवल वो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो वो कृषि को अधिक से अधिक मात्रा में पैदा करना चाहते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव डाला जाता है, जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी देखते हैं, मशीनों का उपयोग देखते हैं, जिससे जो भूमि है वो भी कहीं हद तक खराब होती जा रही है। अत्यधिक जो सिंचाई है उसमें पानी का दोहन हमें इस तरह से देखने को मिलता है। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। जो वाणिज्यिक स्तर है कृषि का वो अलग देशों में अलग अलग हमें देखने को मिलता है, प्रदेशों में अलग अलग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। जो ओडिशा है वहां पर हम देखते हैं जो मुख्य खाद्यान्न है वहां के लोगों का वो चावल ही है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये जितनी भी हैं ये सब रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, जो रोपण कृषि होती है उसमें उत्पादन जो किया जाता है यानी कि जो फसल को पैदा किया जाता है वो बेचने के लिए बेचने के हिसाब से की जाती है ताकि उनसे आय की जा सके। भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि, जो केले की कृषि है वो खाने के लिए नहीं होती है, वो बेचने के लिए होती है, क्योंकि वो उनकी एक प्रकार से आय का संसाधन होता है। यहाँ पर उत्तर पूर्व में बांस की कृषि दिखाई गई है। तो बांसों को भी खाएंगे तो नहीं, बेचा जाता है, इससे सामान वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शस्य प्रारूप इनके देखें तो आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें जैसे कि सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल होते हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। जो हमें फसलों की ऋतुएं दिखाई देती हैं 3 प्रकार की दिखाई देती हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। जो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु आने पर यानी कि गर्मियां आने पर अप्रैल से जून में मध्य इनको काटा जाता है, जिस टाइम पर हम कहते हैं भारतीय कैलेंडर को देखें तो बैसाख जिसको कहा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं जो रबी फसल के अंदर आती हैं। गेहूं भी रबी फसल है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं।
यहाँ पर अत्यधिक हमें गेहूं की जो फसल है वो देखने को मिलती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रही थी। जब हमने जो हरित क्रांति देखी थी उस टाइम पर नए बीज लाए गए थे HYV करके, तो उसमें हमने देखा था जो गेहूं की पैदावार है वो बहुत तेजी से बढ़ाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पर भारत में अकाल वाली स्थिति बन चुकी थी। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तब खरीफ फसलों की बुवाई होती है, जिसमें हम देखते हैं धान की फसल, और ये काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर में, ये काट दी जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको हम अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि शामिल होती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ये जो सारी फसलें हैं वो इन क्षेत्रों में होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। जो खरीफ फसल होती है उनमें ये सारी जो फल होते हैं और चारे वाली फसलें होती हैं। चारा इन द सेंस जो जानवरों को खिलाया जाता है, जो भैंस वगैरह को खिलाया जाता है उनको चारा कहते हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। जो गन्ने की फसल होती है उसको तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। मुख्य फसलें अगर हम भारत की देखें तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि जो खाने योग्य हैं और जो बिना खाने योग्य हैं, जो खाई नहीं जा सकती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हमें देखने को मिलती हैं। इसमें हम बात करें चावल की, तो चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, जो मुख्यतः खाना है लोगों का। भारत की जनसंख्या में देखें तो चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक है पूरे विश्व में। सबसे पहले नंबर पर जो चावल का उत्पादन करता है वो चीन करता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। इस प्रकार से चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि पहले ऐसी ही जो था उसके बीज वगैरह बिखेर करके की जाती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इसकी पैदावार ज्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन बाद में ये रोपड़ वाली कृषि आई, जिसमें एक एक जो उसकी पौध होती है उसको लगाया जाता है जमीन में, जिससे उसके उत्पादन में बहुत जो है एक तरह से हम कहें क्रांति आई और उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पर चावल की खेती के क्षेत्र दिखाए गए हैं। जो ग्रीन वाला है इसमें यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा चावल की खेती होती हुई नजर आती है, जिसमें हमें यहाँ पर दिखाई देता है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये जितने भी ओडिशा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें ये चावल की खेती होती हुई नजर आती है। उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर हमें धान की फसल या फिर जो चावल वाली फसल है उसके लिए उच्च तापमान चाहिए, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम है, इससे ऊपर का तापमान हमें चाहिए। और अधिक आर्द्रता चाहिए होती है, जिसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो धान की फसल होती है, चावल होते हैं, बहुत ही अधिक पानी को मांगते हैं, की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी जहां वर्षा नहीं हो पाती है, कम वर्षा होती है, वहां पर अधिकतर इसकी सिंचाई की जाती है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। इस प्रकार से पूरे जब पक जाते हैं तो इनको काटा जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूं भारत, अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इतनी मात्रा में इसको जो है वर्षा चाहिए, पानी की इसको आवश्यकता होती है जो गेहूं होते हैं। तो यहाँ पर जो है गेहूं की कृषि दिखाई गई है। इस प्रकार से गेहूं आते हैं। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये 2 मुख्य
क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज देखें जो मिलेट्स होते हैं, जैसे में आता है ज्वार, बाजरा, रागी, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिली होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। जो ज्वार की फसल है वो वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। बाजरा, हम बाजरे की बात करें तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर जो बाजरा है, यहाँ पर इसकी मुख्य फसलें जो है इन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ प्रमुख राज्य हैं इसके। इसके बाद आती है मक्का। मक्का को अगर हम देखें तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है, यानी मक्का में क्या होता है, जो खाने के लिए तो ये होती है, इसको खाते भी है, साथ में चारे में भी इसको उपयोग किया जाता है, यानी कि जानवरों को भी ये खिलाई जाती है जो मक्का होती है। यह भी एक खरीफ फसल है। जो मक्का है वो भी खरीफ फसल है, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें ये उगाई जाती है, और इसके लिए जो तापमान है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इन क्षेत्रों में ही उगाई जाती है मक्का की फसल। यहाँ पर मैप दिया है, यहाँ पर जो है गेहूं के लिए दिखाया गया है किन किन क्षेत्रों में गेहूं होता है अधिकतम। तो डार्क पिंक वाला जो है यहाँ पर गेहूं होता है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है हरियाणा वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब और ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अधिकतम गेहूं उगाया जाता है। तो ये है मक्का की कृषि। इस प्रकार से मक्का की कृषि की जाती है, जिसमें से कुकड़ियाँ, भुट्टे जिनको बोलते हैं, वो निकाले जाते हैं। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। विश्व में जो सबसे ज्यादा दालें देखी जाती हैं वो भारत में देखी जाती हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। जो सबसे ज्यादा प्रोटीन देती हैं वो दालें देती हैं। तुर, जिसमें अरहर आता है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में हैं? यानी कि जो दालें हैं वो भी अलग अलग टाइम पे बुकती हैं, कुछ खरीफ वाले टाइम पर और कुछ रबी वाले टाइम पर इनको बोया जाता है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। इनके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सूखे वाले क्षेत्र जो होता है, शुष्क मिट्टी, उसमें भी हो सकती है, जिसमें हमें राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहां पर भी ये दालें होती हुई नजर आती हैं। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये राज्य हैं जिनमें अधिकतम दालें बोई जाती हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जिनमें आती हैं गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो उष्ण क्षेत्र में और उपोष्ण क्षेत्र में, यानी कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जो 0 डिग्री पर है और जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है, इस वाले बीच वाले क्षेत्र में जो है, यहाँ पर हमें दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिलती है गन्ने की फसल। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो तापमान है इसके लिए होना चाहिए। इतना टेम्परेचर गन्ने की फसल मांगती है। और जो है बारिश 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में इस फसल को बोया जाता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जो गन्ने वाली फसल होती है उसमें अधिक मेहनत होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक
गन्ना उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर भारत आता है। यह चीनी गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। जो गन्ना है, गन्ने से हमें गुड़, चीनी वगैरह जो है इसका उत्पादन होता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य में आते हैं। जो सबसे ज्यादा गन्ना होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। यह है गन्ने की कृषि, गन्ने की फसल, इस तरह से गन्ने होते हैं। तिलहन की फसल को हम देखें तो 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिलौना, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान जिसको हम बोलते हैं, जिससे स्त्रियां वगैरह यूज करती हैं, और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु में जो है मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य देखे जाते हैं। जो मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। यहाँ मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की फसलें दिखाई गई हैं। इस तरह से जो है मूंगफली की फसल होती है जब उसको काटने का टाइम होता है। ये सूरजमुखी, और यहाँ पर जो सरसों है, सरसों दिखाई गई है जो जिससे सरसों का तेल निकलता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की, यानी कि अलग अलग टाइम पर तिल की फसल, एक ही फसल दोनों फसलों में रखी जा सकती है। जो कि तिल की फसल है, उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की फसल, चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। जो चाय है वो अंग्रेज द्वारा भारत में उपयोग की गई थी और आज भी हमारा पूरा भारत चाय पीता है। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। जो चाय है वो हमें पूर्वी भारत में देखने को मिलती है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा जो चाय उत्पादन देखने को मिलती है वो चीन में देखने को मिलती है। उसके बाद में भारत आता है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर। कॉफी देखें तो कॉफी में भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। जो कॉफी की खेती साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। बागवानी फसलें देखें तो सन 2020 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग होती है। यहाँ पर अखरोट, सेब और अनार के पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। इस प्रकार से जो अखरोट है वो आती है। यहाँ सेब जो कश्मीर वाला क्षेत्र वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये अनार इस प्रकार से तैयार होते हैं। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इन सब्जियों में भी भारत अच्छी खासी स्थान पर आता है पूरे विश्व में। सब्जियों की कृषि यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें मटर की फसल ये है, इस तरह से मटर लगकर आती है। फूलगोभी, यहाँ पर टमाटर और बैगन को दिखाया गया है। ये बैगन,
ये थी खाद्य फसलें जो खाई जाती हैं। अब बात करते हैं अखाद्य फसलों की। जो अखाद्य फसलें यानी कि जो खाने योग्य नहीं होती हैं, यूज उनको किया जाता है। रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इतने जो सेंटीमीटर है वो वर्षा और इतने टेम्परेचर इसको चाहिए। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। जो इंडस्ट्री होती है उसमें उपयोग की जाती है रबड़। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। इन क्षेत्रों में रबड़ की खेती होती है। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। जो कपास, जूट और सन होते हैं वो हमें देखा जाता है कि जमीन में बो करके जो भूमि है उससे उसका उत्पादन होता है, जबकि जो रेशम होता है ये रेशम के कीट जो होते हैं, कीड़े, कोकून जिनको बोलते हैं, उनसे निकाली जाती है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर इसको कहा जाता है। कपास की बात करें तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। इसी से सूती कपड़ा तैयार होता है जिसको हम कॉटन के कपड़े बोलते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सबसे पहले नंबर पर चीन ही आता है, दूसरे पर भारत आता है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 6 से 8 महीने में कपास की फसल तैयार होती है। इस प्रकार से कपास आती है पौधों पर, फिर इसको तोड़ करके हाथ से अलग अलग किया जाता है, तो काफी इसमें शारीरिक श्रम लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट की बात करें तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। जो नदियों वाली भूमि है, नदियों के आसपास जूट को पैदा किया जाता है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जो बोरी वगैरह तैयार होती हैं वो जूट से बनाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। प्राचीन टाइम से हम कृषि को देख रहे हैं भारत में, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। जो हमारी कृषि है, जो जिस पर अत्यधिक जनसंख्या भारत की निर्भर करती है, उसमें अभी भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जो कि रशिया से ली हुई मानी जाती है, यूएसएसआर से, क्योंकि भारत में जब स्वतंत्र हुआ था तो डेवलपमेंट की बहुत कमी थी। बहुत सारी चीजें एक साथ करनी थी। भूमि सुधार करना था, कृषि को बढ़ावा देना था, इंडस्ट्री को लगाना था। आर्थिक स्थिति में काफी पिछड़ चुका था भारत, तो इसलिए 5-5 साल का प्लान बनाया था कि इन 5 सालों में ये करना है, इन 5 सालों में ये करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो की गई थी वो भूमि सुधार पर काम करने पर की गई थी। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। चकबंदी इसलिए की गई थी क्योंकि हम देख रहे थे कि जो पिता है, पिता की जो भूमि है वो पुत्र को जाएगी। अब एक मान लीजिए एक आदमी के जो बेटे हैं वो 10 बेटे हैं एग्जाम्पल, फिर इसके 10 बेटे, तो मान लो 1 बीघा जमीन है तो वो कितने टुकड़ों में बटेगी, थोड़ी थोड़ी करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर उस पर जो है कृषि ही संभव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है
वो उस पर चकबंदी की गई ताकि एक पूरा खेत जो है तैयार किया जा सके। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इन्हें लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति व श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित की गई। ये सारे काम किए गए भूमि को सुधारने में। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। ये कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण हैं जो आधुनिकीकरण की ओर भारत बढ़ रहा है, उसमें इन मशीनों का उपयोग किया जाता है। PAIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जो मौसम की जानकारी वो किसानों तक पहुंचे, उसके हिसाब से वो अपनी फसल को लगाएं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है, MSP जिसको हम बोलते हैं, ताकि वो न्यूनतम मूल्य पर उस फसल को खरीद सके। यहाँ पर भूदान ग्रामदान योजना चलाई गई थी। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूमिदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बिना रक्त बहे इस क्रांति को अंजाम दिया गया, जिससे जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि दान में दी गई। आज के इस चैप्टर में हमने देखा फसलों के बारे में, किस प्रकार से कृषि होती है, भारत का क्या स्थान है, कौन कौन सी कृषि के लिए क्या क्या प्रमुख चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।